सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक नेक्स्ट क्लास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ आपको आगे ले चलते हैं जेनेटिक्स की तरफ। कैसे जेनेटिक्स में आप मोनोहाइब्रिड सीखेंगे, आज मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को कंप्लीट किया स्टेप बाय स्टेप मैनर में। कैसे ही मैस्कुलेशन प्रोसेस करी उन्होंने, बैगिंग के बाद डस्टिंग करी, डस्टिंग के बाद जो है उन्होंने टैगिंग करी, टैगिंग के बाद जो है क्रॉस करते हुए उन्होंने फाइनली करेक्शन ऑफ सीड्स किया और उनको सेल्फ ब्रीड करा के, सेल्फ पॉलिनेट करा के, फर्दर रेस करके उन्होंने सेकंड फीलियल जनरेशन और थर्ड फीलियल जनरेशन तक किया। अब बात आएगी कि कितने कैरेक्टर्स ये लिए गए और उसके बेसिस पे क्या क्या डिफ्रेंशिएशन हुआ। तो हेडिंग डाल लीजिए, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए क्रॉस तो है, क्रॉस का मतलब क्या है, मेटिंग और मेटिंग बिहेवियर, ठीक है, या पॉलिनेशन और मेटिंग ऑफ टू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक, अब यहाँ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। ठीक, तो एक ऐसा क्रॉस जिसमें सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन्वॉल्व, क्रॉस इन्वॉल्विंग single pair of contrasting characters single pair of contrasting characters, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, तो एक ऐसा क्रॉस, इसमें आप लिख सकते हैं क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस। यहां दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस हो रहा है और वो दोनों पेरेंट्स में खासियत इस बात की है कि उन दोनों में ही जो डिफरेंस आ रहा है, जो डिफर कर रहे हैं, वो सिर्फ एक हेरिटेबल कैरेक्टर को लेके डिफर कर रहे हैं। ठीक, विच डिफर ओनली इन वन हेरिटेबल, सिर्फ एक कैरेक्टर ऐसा है जिसको लेके वो डिफर कर रहे हैं। वन हेरिटेबल character, a cross between two parents which differ only in one heritable character is called monohybrid cross. It's called monohybrid cross. इसको हम बोलेंगे monohybrid cross। क्या कहेंगे, monohybrid cross कहेंगे। ठीक, और जो रिजल्टिंग इसका हाइब्रिड होगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड, एंड द रिजल्टिंग हाइब्रिड इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। क्या कहेंगे, रिजल्टिंग जो हाइब्रिड होगा उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। ठीक, तो एक एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने जो स्टेम का साइज था, जो मेंडल में स्टेम का साइज लिया वो अलग लिया। दोनों जो स्टेम थी, एक में टॉल लिया और एक में डॉर्फ लिया। ठीक, तो जो मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, मोनोस का मतलब है यहाँ पे सिंगल, मोनोस का मतलब क्या है, सिंगल, और हाइब्रिड का मतलब है यहाँ पे जो कि मिक्स्ड ऑफस्प्रिंग हो। हाइब्रिड का मतलब क्या है, मिक्स्ड ऑफस्प्रिंग। तो मेंडल ने अगर स्टेम हाइट के टर्म्स में दो कैरेक्टर्स लिए तो एक टॉल होगा, प्योर टॉल होगा, और एक प्योर ड्वार्फ होगा। तो उसमें जो पहली जनरेशन है उसमें तो टॉल प्लांट्स आए, उसमें जो है टॉल प्लांट्स आए, यानी टॉल हाइब्रिड्स आए। ठीक, जब उनकी सेल्फ ब्रीडिंग कराई गई तो 3 टॉल आए और एक ड्वार्फ आया। ठीक, और जब F3 जनरेशन में उन्होंने देखा तो F3 जनरेशन में जो टॉल प्लांट्स थे उनमें फिर चेंजेस देखने को मिले।
तो पहले हम पढ़ेंगे कि F1 जनरेशन में क्या हुआ, फर्स्ट फीलियल जनरेशन जिसको बोलते हैं। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में कैसे मेंडल साहब ने उनके एक्सपेरिमेंट्स को शो किया। ठीक, तो F1 जनरेशन, इसमें हेडिंग डाल लीजिए F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, ठीक, किसमें पढ़ रहे हैं? ये मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ रहे हैं, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो देखिए F1 जनरेशन में मेंडल साहब ने क्या किया कि जितने स्टेमन्स थे फ्लावर ऑफ टॉल स्टेम प्लांट्स, टॉल स्टेम प्लांट्स में यहाँ पे जो रेंज थी टॉल स्टेम प्लांट्स में वो थी 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। ठीक, टॉल स्टेम प्लांट्स जो यहाँ लिए गए वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच लिए गए। ठीक, तो जितने भी स्टेमन्स थे इस टॉल स्टेम प्लांट्स के, ऑल द स्टेमन्स ऑफ फ्लावर्स, ऑल द स्टेमन्स ऑफ फ्लावर्स, जितने भी फ्लावर्स के स्टेमन्स थे, ठीक, फ्लावर्स के जितने भी स्टेमन्स थे उनको रिमूव कर दिया गया। और जब स्टेमन्स रिमूव हो जाएंगे तो फ्लावर्स के प्लांट्स कैसे हो जाएंगे? फीमेल प्लांट्स की तरीके एक्ट करने लगेंगे। ऑल द स्टेमन्स ऑफ फ्लावर्स वर रिमूव्ड टू मेक देम फंक्शनल as female parents, फीमेल पेरेंट्स की तरीके उनको वर्क करने के लिए टॉल स्टेम प्लांट्स के सारे स्टेमन्स, फ्लावर्स से सारे स्टेमन्स रिमूव कर दिए गए। और इसी प्रोसेस को हमने पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में, जिसको बोलते थे इमैस्कुलेशन। क्या कहते थे? इमैस्कुलेशन। अब जो डॉर्फ स्टेम प्लांट्स थे, डॉर्फ स्टेम प्लांट्स, तो देखिए आप यहां पे सिर्फ एक कैरेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, स्टेम की हाइट। कैरेक्टर यहां कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? सिंगल जो कैरेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है वो है हाइट ऑफ स्टेम, हाइट ऑफ स्टेम। ठीक, तो टॉल स्टेम प्लांट्स के फ्लावर्स के जो स्टेमन थे वो हटा दिए गए ताकि वो फीमेल पेरेंट्स की तरीके फंक्शनल करें। और जो डॉर्फ स्टेम प्लांट्स थे, डॉर्फ स्टेम प्लांट्स जो होंगे वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर से थोड़ा कम होंगे, इतने ज्यादा नहीं होंगे। उनकी हाइट होगी 22 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर हाइट। वो डॉर्फ स्टेम प्लांट्स कहला जाएंगे। तो डॉर्फ स्टेम प्लांट्स के सारे पिस्टल्स हटा दिए गए। ऑल द पिस्टल्स of flowers, all the pistils of flowers were removed to make them functional as male parents। ठीक, तो इनको मेल पेरेंट्स की तरीके एक्ट करने के लिए इनके सारे फ्लावर्स के, डॉर्फ स्टेम प्लांट से सारे फ्लावर्स के पिस्टल्स हटा दिए गए, जो कि हमारे पिस्टल्स क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो जिसको हटा दोगे उसका अपोजिट वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो स्टेमन्स होता है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक, तो जब ये हटा दिए गए और फिर उनमें क्या हुई? क्रॉसिंग हुई। ठीक, तो ये जो प्लांट्स थे, जो पहले ये प्लांट्स थे, इनको हमने क्या बोला? पेरेंट्स बोला। दीज प्लांट्स वर कॉल्ड एज पेरेंट्स। ठीक, तो इन प्लांट्स को हमने क्या बोला? पेरेंट्स बोला। दीज प्लांट्स
वर कॉल्ड एज पेरेंट्स। इनको हमने पेरेंट्स बोला और कैपिटल पी से डिनोट किया। ठीक, इनको हमने पेरेंट्स बोला और कैपिटल पी से डिनोट किया। तो ये जो हमारे प्लांट्स थे ये थे प्योर ड्वार्फ, ठीक, और ये जो प्लांट था ये था प्योर टॉल। ठीक, अब देखिए इसमें हमने एक साइन का नोटेशन भी करा है। ठीक, क्या करा है, साइन का नोटेशन भी किया है। तो साइन का नोटेशन कुछ इस प्रकार का है कि प्योर टॉल को हम फीमेल पेरेंट्स हैं इस तरीके से करेंगे, ये साइन रखेंगे, और मेल में इस तरीके से साइन रखेंगे, मेल पेरेंट्स हैं। ठीक, तो अब बात आती है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन इस प्रकार से हुआ कि जो पॉलन ग्रेन्स थे, भाई देखो मेल पेरेंट्स की तरीके एक्ट कर रहे हैं, तो मेल पेरेंट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो इनके पॉलन ग्रेन्स यूज करे जाएंगे। किसके ऊपर क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाएगा, ओवर द स्टिग्मा ऑफ टॉल स्टेम प्लांट्स। तो पॉलन ग्रेन्स ऑफ ड्वार्फ स्टेम प्लांट्स, पॉलन ग्रेन्स ड्वार्फ स्टेम प्लांट्स के यूज किए गए, which were acting as male parents over the stigma of tall stem plants। ठीक, तो आप समझ सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में क्या किया गया कि जो पॉलन ग्रेन्स थे ड्वार्फ प्लांट्स के, ठीक, लिख सकते हैं आप, क्रॉस पॉलिनेशन was done in such a manner so that pollen grains of किसके, डॉर्फ स्टेम प्लांट, dwarf stem plants were transferred over the stigma of tall stem plants, टॉल स्टेम प्लांट्स के स्टिग्मा पे ये ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक, तो जो टॉल पी प्लांट्स और टॉल पी प्लांट्स जो सीड्स निकल के आए उनको मेंडल ने ग्रो कराया। ठीक, तो जो जितने भी सीड्स ग्रो हुए वो टॉल स्टेम्स के प्लांट्स थे। ठीक, उन्होंने इन प्लांट को फर्स्ट फीलियल जनरेशन का, जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी, चूंकि टॉल हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और डॉर्फ रेसेसिव होता है, तो प्योर टॉल प्लांट्स और प्योर डॉर्फ प्लांट्स में जब पॉलिनेशन कराया गया, ठीक, पॉलिनेशन कराने के बाद जब आपका जो प्रोजेनी मिला, ऑफस्प्रिंग मिला, ठीक, उसको मेंडल ने बोला फर्स्ट फीलियल जनरेशन। उसने देखा कि ये सारे प्लांट्स क्या हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन के हैं। ठीक, तो इसको भी समझ लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप। तो देखिए अब बात आती है कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन के बाद सेकंड फीलियल जनरेशन कैसे करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक, तो F2 जनरेशन की बात करते हैं। F2 जनरेशन, ठीक, F2 जनरेशन की बात करते हैं। ठीक, तो मेंडल ने क्या किया कि जो प्लांट्स थे,
मेंडल ने क्या किया, जो प्लांट्स थे किसके, F1 पेरेंट्स के, कुछ इस प्रकार से था कि पहले हमारे हुए F1 पेरेंट्स, ठीक, F1 पेरेंट्स से F1 के जगह आप इसको यूज करिए P पेरेंट्स, P टर्म यूज करेंगे। P के बाद आएगा F1, देन आएगा F2 और थर्ड में आएगा F3। तो P पेरेंट्स जो थे वो प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ थे, प्योर टॉल थे और प्योर डॉर्फ थे, ठीक। P जो पेरेंट्स थे कैसे थे, प्योर टॉल थे और प्योर डॉर्फ थे। जब क्रॉसिंग हुई तो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स आए जो कि हाइब्रिड थे, टॉल प्लांट्स आए जो कि हाइब्रिड थे, ठीक। अब इनकी जब सेल्फ ब्रीडिंग कराई गई, F1 जनरेशन के प्लांट्स की सेल्फ ब्रीडिंग कराने के बाद, जब यहां पे सेल्फ ब्रीडिंग हुई, तो सेल्फ ब्रीडिंग कराने के बाद हमको कैसे प्लांट्स मिले, F2 जनरेशन के प्लांट्स मिले, सेकंड फीलियल जनरेशन। तो यहां पे जो F2 जनरेशन थी, जिसको कि हम बोलते हैं, F1 को बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक, इसको बोलते हैं सेकंड फीलियल जनरेशन और इसको बोलते हैं थर्ड फीलियल जनरेशन, ठीक। तो सेकंड फीलियल जनरेशन में हमको 3 टॉल मिले और 1 डॉर्फ मिला, 3 टॉल मिले और 1 डॉर्फ मिला, ठीक, 3 टॉल मिले और 1 डॉर्फ मिला। फिर हमने सेल्फ ब्रीडिंग कराई, फिर हमने यहां पे सेल्फ ब्रीडिंग कराई। अब जब सेल्फ ब्रीडिंग कराई तो देखिए, सेल्फ ब्रीडिंग में हमने और कुछ चीजें मिली, इसका वाला तो टॉल आया, ठीक। जो अभी सेकंड वाला आपने देखा तो यहां पे 3 टॉल और 1 डॉर्फ देखने को मिल रहा है। इसमें जो टॉल प्लांट्स हैं उसमें 3 टॉल और 1 डॉर्फ देखने को मिल रहा है। ये पूरा चार्ट है आपका, फर्स्ट से लेके थर्ड जनरेशन तक का पूरा चार्ट मैंने बता दिया है। अभी F2 जनरेशन अलग से बताएंगे, ठीक। उसके बाद ये जो टॉल था, इसमें फिर 3 टॉल और 1 डॉर्फ मिला, 3 टॉल 1 डॉर्फ मिला और डॉर्फ के बाद 1 डॉर्फ मिला, ठीक। डॉर्फ में 1 आपको डॉर्फ मिला। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस था मेंडल के प्योर टॉल स्टेम प्लांट में और प्योर डॉर्फ स्टेम प्लांट्स में अप टू F3 जनरेशन। कहां तक का था, F3 जनरेशन, ठीक। तो अब हम जो है पढ़ते हैं सेकंड, आपका जो वो है F2 जनरेशन। क्या पढ़ते हैं, सेकंड F2 जनरेशन पढ़ रहे थे। तो देखिए, मेंडल ने F1 प्लांट्स को अलाउ कर दिया था कि वो रिप्रोड्यूस करें सेल्फ पॉलिनेशन से, ठीक, और उनके सीड्स उसी प्रकार से ऑब्टेन्ड होंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन से सीड्स ऑब्टेन करने के लिए मेंडल ने F1 जनरेशन के प्लांट्स को अलाउ कर दिया ताकि वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक। तो जब उन्होंने इन सीड्स को सोड किया, जब इनको पूरी तरीके से बोया, ठीक, तो जो सीड्स निकल के आए उसमें ग्रो होके आए, तो वो टॉल स्टेम प्लांट्स थे और डॉर्फ स्टेम प्लांट्स थे, टॉल स्टेम प्लांट्स थे और डॉर्फ स्टेम प्लांट्स थे। किस जनरेशन के थे, F2 जनरेशन के, और यही हमको पढ़ना है, ठीक। लगभग यहाँ 3:1 रेशियो में आया। जो भी रिजल्ट्स आए उसमें आप देखेंगे कि 3 टॉल प्लांट्स आ रहे हैं और 1 डॉर्फ प्लांट आ रहा है। 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है, किसमें, सेकंड फीलियल जनरेशन में। जो एक्चुअल में रेशियो जो था वो लगभग था 2.96:1, तो उसको अप्रोक्सीमेटली जो है 3 मान लिया गया, ठीक। मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट ये था कि डॉर्फनेस जो थी वो F1 जनरेशन में डिसअपियर्ड हो चुकी थी।
ड्वार्फनेस जो थी वो F1 जनरेशन में आप देख रहे हैं इस जनरेशन के बाद डिसअपियर्ड हो चुकी थी। इसी को बोलते हैं एटाविज्म, कि शुरुआत में कुछ कैरेक्टर्स नहीं आते हैं मगर बाद में नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ड्वार्फ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है और यहाँ फिर से देखने को मिल रहा है। इसी को हमने जो कैरेक्टर्स बताया था एविडेंसेस अगेंस्ट इनहेरिटेंस। तो एविडेंसेस अगेंस्ट इनहेरिटेंस का मतलब यही था कि अगर कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं जो कि ट्रेड्स के रूप में, तो वो अगली जनरेशन में क्यों नहीं आ रहे हैं, गैप क्यों हो रहा है, यही एविडेंसेस बनने थे कि क्या इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट वैलिड है या नहीं है। तो ड्वार्फ आपको थर्ड सेकंड फीलियर जनरेशन में आपको दिख रहा है। तो 3:1 का रेशियो था, क्या रेशियो था, 3:2.96:1 का रेशियो था, किसमें, टॉल में और डॉर्फ में। ठीक, इसको लिख सकते हैं 3:1 का रेशियो था। ठीक, तो जो डॉर्फ ट्रेट था was completely eliminated in F1 generation, which reappeared, उसने reappearance लिया, which reappeared in F2 generation। F2 जनरेशन में जो डॉर्फ ट्रेट था, डॉर्फ ट्रेट ने रीअपरेंस लिया। ठीक, यहां पे आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एटाविज्म, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ एटाविज्म इज एस्टैब्लिश्ड। यहां पे एटाविज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो देखने को आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एटाविज्म इज एस्टैब्लिश्ड। तो एटाविज्म का कॉन्सेप्ट आपको यहां देखने को मिलता है कि एक कोई ट्रेड है वो एक जनरेशन में गैप करके सक्सेसिव जनरेशन में बाद में आता है। ठीक, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ये था कि 25% प्लांट्स जो हमारे F2 जनरेशन के थे, 75% प्लांट्स वर ऑफ टॉल स्टेम। ठीक, और 25% जो थे वो डॉर्फ स्टेम के थे। किसके थे, डॉर्फ स्टेम प्लांट्स के। ठीक, टॉल स्टेम प्लांट्स, डॉर्फ स्टेम प्लांट्स। ठीक, 75% टॉल स्टेम प्लांट्स है और 25% है डॉर्फ स्टेम प्लांट्स। ठीक, तो ये थी पूरी कहानी F2 जनरेशन की। ठीक, तो मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि जो डॉर्फ स्टेम प्लांट्स हैं, वो जो डॉर्फ स्टेम प्लांट्स हैं वो प्योर ब्रीडिंग के हैं, मगर जो टॉल स्टेम प्लांट्स हैं F2 जनरेशन के, जो डॉर्फ स्टेम प्लांट्स हैं वो प्योर ब्रीडिंग के हैं। किसके हैं, प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स हैं, प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स हैं। ठीक, मगर जो टॉल स्टेम प्लांट्स हैं, टॉल स्टेम प्लांट्स आपके जो आए, ठीक है ना, 1/3 जो प्योर ब्रीडिंग, मतलब जो टॉल स्टेम प्लांट्स हैं उसमें 1/3 तो प्योर ब्रीडिंग के थे। ठीक है ना, जो 1/3 प्लांट्स थे वो तो प्योर ब्रीडिंग के थे, मगर जो 2/3 प्लांट्स थे वो टॉल स्टेम और डॉर्फ स्टेम प्लांट्स दोनों से निकल के आए थे। ठीक, तो इसमें जो आप देख रहे हैं 75% में 1/3 तो प्योर ब्रीडिंग के थे, टॉल प्लांट्स थे। ठीक, यानी 25% और 50% इसमें यानी 2/3 जो प्लांट्स थे, प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड बाय बोथ टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे कि 75% जो टॉल स्टेम प्लांट्स थे, 75% टॉल स्टेम प्लांट्स थे, वो आपके उसमें 75% में 25% जो थे वो प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स थे और 50% जो थे
वो टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स दोनों थे। ये मेंडल साहब ने F2 जनरेशन में एक चेंज देखा। ठीक, इसको हम थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, इसको हम गैमीट फॉर्मेशन के रूप में समझते हैं। इसको रब कर दे रहे हैं, गैमीट फॉर्मेशन के रूप में समझते हैं। किस तरीके से ये देखने को मिला। देखिए, पेरेंट जनरेशन उठाते हैं। पेरेंट जनरेशन कहती है कि इमैस्कुलेशन हो चुका है। जहां से स्टेमन्स हटाए गए तो वो फीमेल फंक्शनली एक्टिव प्लांट्स हो गए। जहां पिस्टिल हटा दिया गया, इमैस्कुलेट कर दिया गया, वहां मेल फंक्शनली एक्टिव प्लांट हो गए। यानी होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ बने। कैपिटल टी दैट इज होमोजाइगस टॉल, और स्मॉल टी दैट इज होमोजाइगस डॉर्फ। होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ देखने को मिले। कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच हुआ क्रॉस। इन दोनों के बीच जब क्रॉस हुआ तो हमको मिली F1 जनरेशन। इन दोनों के बीच क्रॉस होने की वजह से मिल रही है F1 जनरेशन, दैट इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक, तो इससे हमको मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे जो प्लांट मिले उनको बोला गया हेटेरोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक, इसके बाद आई F2 जनरेशन। F2 जनरेशन दैट इज सेकंड फीलियल जनरेशन। तो F2 जनरेशन में हमको फिर से कैपिटल टी मिला। तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा? होमोजाइगस टॉल। कैपिटल टी जो हो जाएगा होमोजाइगस टॉल हो जाएगा। ठीक, कैपिटल टी विल बी ट्रीटेड एज और टर्म्ड एज होमोजाइगस टॉल। ठीक, फिर हमको तीन जो टॉल मिले, तीन जो हमको टॉल मिले, उसमें एक तो था होमोजाइगस टॉल दैट इज 1/3, और जो 2/3 थे वो थे हेटेरोजाइगस टॉल। तीन में से एक था होमोजाइगस टॉल और ये दोनों थे हेटेरोजाइगस टॉल 2/3। ठीक, तो ये हो गया हमारा 25% और ये हो गया 75%। अब जो बाकी हमें चौथा मिला वो मिला स्मॉल टी होमोजाइगस डॉर्फ। तो यहां डॉर्फ मिल रहा था, यहां गायब हो गया और यहां पे मिल गया। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एटामिज्म देखने को मिला। ठीक, तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब जो है हम F2 जनरेशन आपको समझा दी हमने। अब देखते हैं F3 जनरेशन में क्या होता है। F2 जनरेशन तो आपको समझ में आ गई। ठीक,
तो F3 जनरेशन में हमने बताया कि मेंडल ने ये अलाउ कर दिया F2 जनरेशन वालों को, F2 जनरेशन का अलाउ कर दिया कि आपस में भाई सेल्फ ब्रीडिंग कर लो। अब हम देखेंगे कि F3 जनरेशन में क्या हमको देखने को मिलता है। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए F3 जनरेशन। F3 जनरेशन, F3 जनरेशन। तो मेंडल साहब ने F2 जनरेशन के प्लांट्स में ये अलाउ कर दिया कि आप आपस में सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करिए। तो जो सीड्स प्रोड्यूस्ड हुए F2 प्लांट से वो उनको ग्रो कराया गया, और जब वो ग्रो हुए और उनसे जो प्लांट्स निकले उनको बोला गया F3 जनरेशन प्लांट्स। तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया था कि देखो ये होमोजाइगस ड्वार्फ जो प्लांट्स हैं ये प्योर लाइन ब्रीडिंग प्लांट्स हैं, स्मॉल टी, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ठीक, तो उसमें इन्होंने रेशियो एनालिसिस करे, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाया, स्टैटिस्टिक्स के कुछ मेजर्स लगाए। तो उन्होंने बताया कि जो टॉल स्टेम प्लांट्स थे F2 जनरेशन के वो लगभग 1/3 थे प्योर ब्रीडिंग के लिए, 1/3 कैपिटल टी और उधर देखिए आप, ठीक है ना। तो प्योर ब्रीडिंग का डॉर्फ भी था और प्योर ब्रीडिंग का हमारे पास टॉल भी था, किसमें F2 जनरेशन में, और उसी का सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। ठीक, और जो 2/3 थे, 2/3 में हमारे टॉल और डॉर्फ दोनों से आ रहे थे वो हेटेरोजाइगस टॉल, मगर इनमें दोनों फीचर्स थे, दोनों ट्रेट्स थे, इन्वॉल्व थे, मगर डोमिनेंट कौन सा था, टॉल था, तो डोमिनेंट एक्सप्रेस हो गया। ठीक, तो F3 जनरेशन जो प्लांट्स थे, ठीक, वो भी 3:1 के रेशियो में हमें देखने को मिले। किसके रेशियो मिले? 3:1 के रेशियो में मिले, एग्जैक्टली लाइक द F1 जनरेशन। ठीक, तो ये हमारा था F3 जनरेशन में लिख सकते हैं कि मेंडल अलाउड द प्लांट्स to self-pollinate the F2 generation plants, मेंडल साहब ने ये अलाउ कर दिया कि भाई अपने प्लांट्स को आप सेल्फ पॉलिनेट कर लो। क्या कर लो? सेल्फ पॉलिनेट कर लो। ठीक, जब सीड्स ग्रो हुए, द सीड्स grown, the seeds obtained from the F2 plants were grown and observed। तो जब इनको ग्रो कराया गया और ऑब्जर्व कराया गया तो ये देखने को मिला कि 1/3 जो है हमारे टीटी, कैपिटल टीटी होमोजाइगस, और उसके बाद स्मॉल टीटी होमोजाइगस डॉर्फ, होमोजाइगस टॉल, और 2/3 हमारा हेटेरोजाइगस टॉल देखने को मिला। तो एग्जैक्टली लाइक जो था ये प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन की तरीके थे। कैसे थे? F1 जनरेशन की तरीके प्लांट्स देखने को मिले। ठीक, जो रिजल्ट्स आए वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। रेसिप्रोकल क्रॉस को समझ लेते हैं। ठीक, रेसिप्रोकल क्रॉस F3 जनरेशन तक हो गया हमारा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म। अब एक छोटा सा नया टर्म है, टॉपिक है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, तो देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस किसे कहेंगे? सेम जीनोटाइप का एक सेकंड क्रॉस जिसमें पेरेंटल जनरेशन के सेक्स को हम रिवर्स कर दें। ठीक, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, जो कि सेम रिजल्ट दे।
लिख सकते हैं a second cross of the same genotypes, a second cross of the same genotypes in which the sexes of the parental generation के sexes को रिवर्स कर दिया जाए. Parental generation, a second cross of the same genotypes in which the sexes of the parental generation is reversed is called the reciprocal क्रॉस. क्या बोलेंगे उसको? रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे. उसको बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस, जो कि सेम रिजल्ट देता है, which gives the same result देता है. ठीक, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस. ठीक, तो देखिए ओरिजिनल क्रॉस होता है, वहां कैसे रिजल्ट आते हैं, और रेसिप्रोकल क्रॉस में कैसे रिजल्ट आते हैं. एक टेबल बना के देख लेते हैं. देखिए ओरिजिनल क्रॉस में मान लीजिए मेल गैमीट जो है, यहां एक कॉलम बना लेते हैं मेल गैमीट का, इसका बना लेते हैं मेल गैमीट का कॉलम बना लेते हैं, और इधर कॉलम बना लेते हैं फीमेल गैमीट का. मेल गैमीट और फीमेल गैमीट. ठीक, तो मेल गैमीट मान लीजिए हमारा है कैपिटल टी. क्या है? कैपिटल टी. फीमेल गैमीट है स्मॉल टी. मेल गैमीट है कैपिटल टी और फीमेल गैमीट है स्मॉल टी. तो ऑफ स्प्रिंग कैसा आएगा? ऑफ स्प्रिंग जो हमारा आएगा वो आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी. ठीक, ये बात आ गई ओरिजिनल क्रॉस की, जैसे एक नॉर्मल क्रॉस होता है. अब बात आती है रेसिप्रोकल क्रॉस की. तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होगा? यहां पे हो जाएगा मेल गैमीट की जगह स्मॉल टी, और फीमेल गैमीट की जगह हो जाएगा कैपिटल टी, और ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल टी. ठीक, क्या हो जाएगा? स्मॉल टी कैपिटल टी, या इसको आप लिख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी, लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा. ठीक, तो ये सिर्फ इतना सिंपल सा अंतर है. जैसे मान लीजिए ओरिजिनल क्रॉस पॉलन जो है फ्लावर से टॉल स्टेम पी प्लांट के, उनको ट्रांसफर किया गया स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स ऑफ डॉर्फ स्टेम प्लांट्स. टॉल स्टेम प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रांसफर किया गया स्टिग्मा ऑफ द डॉर्फ स्टेम प्लांट्स. ठीक, तो ये बात आ गई ओरिजिनल क्रॉस में. ओरिजिनल क्रॉस में इस तरीके से काम करेंगे. रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करेंगे? रेसिप्रोकल क्रॉस में हम पोलन कहां से ले लेंगे? टॉल स्टेम प्लांट्स की बजाय हम डॉर्फ स्टेम प्लांट्स के पोलन ले जाएंगे और उनको डिपॉजिटेड करा देंगे फ्लावर्स ऑफ ए किसमें? टॉल स्टेम प्लांट में. तो जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड होगा वो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट ऑब्टेन्ड होगा. फिर से एक बार समझ लेते हैं कि नॉर्मल जो प्रोसेस है ओरिजिनल क्रॉस में हम क्या करते हैं? ओरिजिनल क्रॉस में हम pollen grains from tall stem plants. Pollen grains from tall stem plants are transferred over the dwarf stem plants stigma of dwarf stem plants. और रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करते हैं? रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करते हैं देख लेते हैं. रेसिप्रोकल क्रॉस में pollen grains from, अब यहां पहले टॉल स्टेम प्लांट्स ले रहे थे, अब हम लेंगे डॉर्फ स्टेम प्लांट्स. फ्रॉम
dwarf stem plants are deposited over the stigma of tall stem plants। ठीक, तो ये थी कहानी पूरी रेसिप्रोकल क्रॉस की। ठीक, ये कहानी थी रेसिप्रोकल क्रॉस की। अब बात आती है रिजल्ट्स ऑफ द फाइंडिंग ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कराते हैं रिजल्ट्स। तो देखिए रिजल्ट्स क्या थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा लिया हमने, क्या रेसिप्रोकल क्रॉस होता है उसको भी समझ लिया। ठीक, अब हम समझते हैं कि हमको रिजल्ट्स क्या मिले मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद। जो कि सिंगल कैरेक्टर उठाए हमने, अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। वहां पर हमने सिर्फ स्टेम की बात करी, स्टेम ऑफ हाइट ऑफ स्टेम की बात करी। ठीक, तो अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स या फाइंडिंग्स ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्या रिजल्ट्स देखने को मिले। तो देखो मेंडल साहब ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि कुछ ऐसा है, समथिंग वर पास्ड अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन। मेंडल साहब ने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो विदाउट एनी चेंज इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी उनका चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है, वो कुछ ऐसी है कि जनरेशन टू जनरेशन पास होती चली जा रही है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग एंड देन सक्सेसिव जनरेशन। तो लिख सकते हैं मेंडल ऑब्जर्व्ड some things which passed from one generation to another generation, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा रही है without any change or unchanged from parents to offspring, तो मेंडल साहब ने जो ये जो समथिंग्स थी, जो ये समथिंग्स करके इन्होंने कुछ चीजें थी, उसको आगे क्या बोला, उन समथिंग्स को बोला फैक्टर्स। मेंडल टर्म्ड देम समथिंग्स एज फैक्टर्स। उन समथिंग्स को मेंडल साहब ने फैक्टर्स के रूप में बताया कि समथिंग्स जो हैं वही हमारे क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक, और हर कैरेक्टर दो फैक्टर्स के द्वारा यूनाइट होता है। ईच कैरेक्टर, जितना भी कैरेक्टर है, ठीक है ना, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स के द्वारा हर एक कैरेक्टर कंट्रोल किया जा रहा है। ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। उन्हीं को बोलते हैं यूनिट फैक्टर्स और पेयर फैक्टर्स। यूनिट फैक्टर्स और पेयर फैक्टर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी कि जो समथिंग्स थे जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास हो रहे थे, उनको मेंडल साहब ने फैक्टर्स टर्म दिया।
और ये कैरेक्टर्स जो हैं, कोई भी कैरेक्टर दो फैक्टर्स से कंट्रोल किया जा रहा था, उन्हीं को हम बोलते हैं यूनिट फैक्टर्स और पेयर फैक्टर्स। ठीक, F1 प्लांट्स जो रेसिप्रोकल क्रॉस के थे वो सिमिलर थे। सेकंड बात यह आई कि F1 प्लांट्स ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस वर सिमिलर। F1 प्लांट्स जो रेसिप्रोकल क्रॉसेस के थे वो एक जैसे थे देखने में। ठीक, F1 प्लांट्स जो थे वो इंटरमीडिएट नहीं थे टू अल्टरनेट ट्रेट्स ऑफ ए कैरेक्टर के। ठीक, वो एक पेरेंट को रिजेंबल करते थे जो कि सिंगल अल्टरनेट ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर था। तो जब क्रॉस हुआ टॉल और ड्वार्फ स्टेम प्लांट्स में, तो जो हाइब्रिड्स आए तो वो क्या थे, टॉल थे। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि F1 प्लांट्स वर नॉट इंटरमीडिएट अल्टरनेटिव। F1 प्लांट्स जो थे वो इंटरमीडिएट थे, इंटरमीडिएट नहीं थे बिटवीन द किसके, बिटवीन द टू अल्टरनेटिव फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर, फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर। अल्टरनेटिव ट्रेट्स या फैक्टर्स कह सकते हैं, ट्रेट्स ऑफ ए कैरेक्टर के इंटरमीडिएट नहीं थे। ठीक, तो वो एक सिंगल अल्टरनेटिव ट्रेट को रिजेंबल करते थे, रिजेंबलिंग द सिंगल अल्टरनेटिव कैरेक्टर। ठीक, सिंगल अल्टरनेटिव कैरेक्टर को वो अल्टरनेटिव ट्रेट को ऑफ द कैरेक्टर को रिजेंबल करते थे। ठीक, F2 जनरेशन में दोनों जो ट्रेट्स थे वो एक्सप्रेस हुए, टॉल भी और ड्वार्फ भी। इन F2 जनरेशन बोथ ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर वर एक्सप्रेस्ड। F2 जनरेशन में टॉल भी हुआ और ड्वार्फ भी देखने को मिला, एक तो ये रिजल्ट निकल के आया। ठीक, उसके बाद एक ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर जो अपीयर नहीं हुआ। ठीक, अगर एक F1 जनरेशन में कोई ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर अपीयर नहीं हो रहा है तो उसका मतलब कि वो अनएक्सप्रेस्ड हो गया या हिडन हो गया। ठीक, वन ऑफ ट्रेट ऑफ कैरेक्टर which did not appear must be hidden or unexpressed। hidden or unexpressed, hidden भी हो सकता है और unexpressed भी हो सकता है। जो दो फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहे थे किसी भी कैरेक्टर के ट्रेट्स को, उसमें एक डोमिनेंट था, एक डोमिनेंट था जो कि अपने आप को हाइब्रिड में एक्सप्रेस कर ले जा रहा था, दैट विल बी नोन एज टॉल F1 जनरेशन में। और जो अदर फैक्टर था वो रेसेसिव था, जो शो नहीं कर पा रहा था अपने आप को, उसको रेसेसिव बोल रहे थे। उसका इफेक्ट शो नहीं कर रहा था, उसको बोलेंगे क्या, रेसेसिव। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, रेसेसिव। ठीक, दोनों फैक्टर्स की हाइब्रिड में कोई मिक्सिंग देखने को नहीं मिली। 6 पॉइंट देख लीजिए, देयर इज नो मिक्सिंग इन द हाइब्रिड। वन कैरेक्टर वॉज एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस था उसको डोमिनेंट बोलेंगे। वन कैरेक्टर वॉज अनएक्सप्रेस्ड, उसको रेसेसिव बोलेंगे। ठीक, तो एक कैरेक्टर हमारा एक्सप्रेस हो गया उसको डोमिनेंट बोलेंगे, और दूसरा कैरेक्टर जो अनएक्सप्रेस्ड रहा उसको हम रेसेसिव बोलेंगे। ठीक, अब जब गैमीट की फॉर्मेशन का टाइम आता था तो
जो दोनों फैक्टर थे वो सेपरेट होते थे, सेग्रीगेट होते थे और उसके बाद वो डिफरेंट गैमीट्स में पास करते थे। ठीक, तो जो मोनोहाइब्रिड रेशियो था वो दोनों ट्रेड्स जो थे कैरेक्टर के वो अपीयर हो रहे थे F1 जनरेशन में। ठीक, किस रेशियो में? 3 डोमिनेंट थे और एक रेसेसिव था 3:1। तो मेंडल ने 787 टॉल प्लांट्स और 277 ड्वार्फ प्लांट्स को क्या किया? इस्टेब्लिश किया या ऑब्टेन किया। ठीक, तो इसमें रेशियो कितना आया? 787 टॉल प्लांट्स और 787 जो है टॉल प्लांट्स और उसके बाद 287 जो है ड्वार्फ प्लांट्स हमारे ऑब्टेन किए मेंडल ने। ठीक, तो इसके हिसाब से जो रिजल्ट आया वो 3:1 का आया, 277। ठीक, 787 टॉल प्लांट्स और 277 ड्वार्फ प्लांट्स। ठीक, तो इससे जो मोनोहाइब्रिड रेशियो निकल के आया, जो मोनोहाइब्रिड रेशियो निकल के आया देखने को मिला, वो मिला मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1 का। एक तरीके से ये था 2.84:1, 2.84:1 का रेशियो था। ठीक है, तो 3:1 का इसका रेशियो था, 3:1 का, 2.84:1, 3:1 का रेशियो था। ठीक, तो आज की क्लास में हमने मोनोहाइब्रिड रेशियो खत्म कर लिया है। अगली क्लास में हम आपको कराएंगे मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, और क्या उनकी रिजल्ट्स रहे। ठीक, और नेक्स्ट क्लास में कराएंगे मेंडल्स ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, थैंक यू क्लास।